आज मैंने जो प्रश्न लिया है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 7 प्रश्न हैं इस चैप्टर से। अगर आप इतना करते हो तो मैं दावे से बोल सकता हूँ एक भी बाहर से नहीं आएगा। इस चैप्टर से 2 सवाल, एक 5 में और एक 2 नंबर में डालने के चांसेस है। और अगर 5 में नहीं डालेगा तो 2 नंबर में 2 सवाल जरूर डालेगा, याद रखना लाडले। तो बेहतर से करना और मचा दोगे, मैं ये लिख के दे सकता हूँ ऐसे ऐसे सवाल हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देख के याद कर लेना। एक और चीज़, सब्सक्राइब जरूर करना। टोटल चैप्टर आपको करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है और पीडीएफ चुपचाप लो, बेहतर तरीके से एग्जाम में फोड़ो। अणुसंख्य के गुणधर्म किसे कहते हैं? सबसे पहला पॉइंट, बिलियन के वे भौतिक गुण जो बिलियन में उपस्थित कुछ कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं। समझ में आ गया होगा, ना कि विलय के कणों की प्रकृति पर। इन्हें अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, न कि विलय के कणों की प्रकृति पर। तो विलय की कणों की प्रकृति पर नहीं अनुभव करते हैं, याद रख लेना, निर्भर नहीं करते हैं, वो कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं। उसे हम लोग अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। सबसे पहला इसका जो कंडीशन आता है, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसे रट्टा मार लो, कुछ नहीं करना। एक्स बी बराबर क्या होता है ना, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। देखो ये नॉट में आराम से इजीली आपको याद कराने के लिए बोलता हूँ, उतना टेंशन मत लो, है ना। जैसे याद होता है वैसे आपको याद कर लेना है। और इसका जो दूसरा कंडीशन है यहाँ पर, क्वथनांक का उन्नयन और तीसरा हिमांक का अवनमन, बस इतना याद कर लो। अगला जो तीसरा सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोल प्रभाज की वांट का गुणांक पर टिप्पणी करें। तो किसी बिलियन में विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या का अनुपात या विलायक के विलियन के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। समझ में आ गया होगा मैंने क्या कहा, किसी बिलियन में विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या, बिलियन में विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या का अनुपात, और विलायक एवं बिलियन में मोलों की संख्या का अनुपात ही हमारा मोल प्रभाज कहलाता है। याद हो गया होगा आपको। माना बिलियन के 2 घटक होते हैं, मान लो ए और बी 2 घटक है, जिसमें मोलों की संख्या क्या है, एन ए और एन बी है। सिंपल, तो ए का जो मोल प्रभाज होगा, एक्स ए बराबर एन ए एन बी होगा। सिंपल, एन ए बी। ठीक है, और बी क्या करोगे, तो जहां जहां ए है तहां तहां केवल क्या लग जाएगा, ध्यान से देखो, बी लग जाएगा। सिंपल, क्लियर है, कुछ नहीं करना, बस यही आपको याद करना था। बी का ये हो जाएगा, एन का यहाँ पर ए होगा केवल, और बी का केवल यहाँ पर ए होगा, बाकी सब चीज़ तो आपको जस्ट का तस दिख रही है। सिंपल सा बात था, आपको ये भी याद हो गया होगा। अगला हम लोग करेंगे जो कि 4 नंबर का सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोललता और मोलरता में अंतर क्या है। मुझे पता है अब आप सब्सक्राइब करके जाओगे क्योंकि आपको क्वेश्चन लग रहा है। मोलरता क्या होता है, किसी बिलियन की मोलरता के 1 लीटर विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या होती है। सिंपल, और किसी बिलियन की मोललता में 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या होती है। यहाँ 1 लीटर में लिखाता है और 1 ग्राम में लिखाता है। सिंपल सा बात था, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है लाडलो। दूसरा पॉइंट, मोलरता का संबंध बिलियन के आयतन से होता है। इससे होता है मोललता का संबंध बिलियन के आयतन से होता है, और मोललता का संबंध विलायक के मात्रा से होता है। समझ में आ गया। अगला तीसरा पॉइंट देख लो, इसे मोल प्रति लीटर से व्यक्त करते हैं। इसे मोल प्रति लीटर से व्यक्त करते हैं, और इसे हम लोग प्रति किलोग्राम से व्यक्त करते हैं। किसको, मोललता को, सॉरी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला देख लो, इसे एम बराबर सूचित करते हैं मोलरता को, और है ना, तो एम बराबर सूचित करते हैं, मतलब यहाँ पर बस आपको इससे याद रखना है कि 1000 गुणे डब्ल्यू बी और एम बी भी ए, और यहाँ पर भी सेम वही सारी चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है, केवल यहाँ भी ए है तो यहाँ पर डब्ल्यू बी है। याद रख लेना बेहतर तरीके से, बाकी दोनों में सब सेम चीज़ है। क्लियर है, मोलरता और मोलरता एम से सूचित होता है, और यहाँ पर मतलब बेहतर तरीके से लिख दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अभी और भी क्वेश्चन हैं, अभी और भी क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिएगा। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में क्या अंतर है। आदर्श विलयन एक तरफ हमने लिखा है, अनादर्श विलयन हमने एक तरफ लिखा है, और हमें इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट लो। मैं तो बोलूँगा भाई मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। अगला क्षेत्र आप कितना लिखोगे, मात्र मैं आपसे 99 रुपया ले रहा हूँ, ध्यान से समझो, ऑल सब्जेक्ट का दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर चीज़, कुछ ढूंढना नहीं है, चुपचाप रट लेना है, एग्जाम में फोड़ दोगे। घनात्मक ऋणात्मक विचलन में अंतर क्या है, यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स दिख रहे हैं लाडलो।
पहला घनात्मक अर्थ है कि इस प्रकार में विलयन का कुल वाष्प दाब राउल्ट्स के अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक होता है। समझ में आ गया होगा, यहाँ पर लिख भी दिया है कंडीशन। और अगला, इस प्रकार के विलयन का कुल वाष्प दाब राउल्ट्स के अपेक्षित वाष्प दाब से कम होता है। इसमें वाष्प दाब ज़्यादा होता है राउल्ट्स के अपेक्षित और इसमें कम होता है, यहाँ पर लिख भी दिया है कंडीशन। पहला पॉइंट आपको याद हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इस प्रकार के विलयन में ऊष्मा का अवशोषण होता है और इस प्रकार के विलयन में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यहाँ पर उत्सर्जन होता है और यहाँ पर अवशोषण होता है, ये भी पॉइंट याद हो गया होगा। यहाँ पर लिख भी दिया है हमने, पॉजिटिव का एक में निगेटिव का, यानी ये क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है और ये अवशोषण हो रहा है इसका। तो सिंपल सा बात है, इसके और भी पॉइंट्स है। आपको 5 नंबर में ये पूछेगा, जब 5 नंबर में पूछेगा लाडले तो अच्छे से लिखना होगा। आगे ध्यान से देखो, 3 नंबर का सवाल है कि इस प्रकार के विलयन बनने पर ऊष्मा का आयतन में प्रसार होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इस प्रकार के विलयन में बनने पर आयतन का संकुचन होता है। तो यहाँ पर हमने इसका भी पॉइंट लिख दिया है। एक एक पॉइंट देखो, मैं ऐसा भाई हूँ आपका, टीचर नहीं भाई हूँ, याद रख लेना। अगला, एक निश्चित संगठन पर विलयन का वाष्प दाब अधिकतम तथा क्वथनांक न्यूनतम होता है और एक निश्चित संगठन पर विलयन का वाष्प दाब न्यूनतम तथा क्वथनांक अधिकतम होता है। यहाँ पर क्वथनांक जो है न्यूनतम होता है और यहाँ पर अधिकतम होता है। तो छोटा छोटा पॉइंट है जो कि आपको याद करना है, सब याद हो जाएगा। ठीक है, ये जो चैनल है आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। ठीक है, चलो अगला सवाल हम लोग करेंगे जो कि 7 नंबर है। बेसिकली 10 मिनट का वीडियो हो जाएगा, मैं बंद कर दूंगा, है ना। ये बहुत आसान है। प्रासरण दाब निर्धारण कीजिए वर्कले हार्टले विधि से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। वर्कले और हार्टले द्वारा प्रस्तुत विधि एक प्रत्यक्ष विधि है। इस विधि में आर्द्र प्रागम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक विलयन पर बाह्य यानी बाहरी दाब लगाया जाता है और विलायक के अर्ध पारगम्य झिल्ली में होकर विलयन में प्रवेश होने से रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक बाह्य दाब ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा कंडीशन है कि प्रासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया वह आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का प्रासरण दाब कहलाता है। अगर 2 नंबर में पूछ देगा कि प्रासरण दाब क्या होता है तो ये भी आपको बता देना है, सिंपल। और यहाँ पर हमने फिगर दर्शा दिया है और यहाँ पर इसका कंडीशन लिख दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब रटने वाले सवाल हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यही सब सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, चिपका देगा, कोई भी 6 में से एगो लड़ जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट है, इसे आप स्क्रीनशॉट में ले लो, है ना। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम के लिए, पहले बता रहा हूँ। हर चैप्टर से 6-7 सवाल करा रहा हूँ, तो अच्छे से देखिएगा। ठीक है, राउल्ट्स लॉ क्या होता है, इस नियम के प्रतिपादन सन 1886 में फ्रेंच वैज्ञानिक फ्रैंकोइस मेरी राउल्ट्स ने किया है, याद रख लेना। ठीक है, चलो, फ्रैंकोइस मेरी राउल्ट्स ने किया था कब, 1886 में। क्लियर है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है भाई। ठीक है, चलो, कथन क्या है इसका, ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट अच्छे से समझाऊंगा। किसी निश्चित ताप, किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के अपेक्षित समानुपाती होता है। मान लो कोई विलयन है, उस पर हीट दे रहे, उसमें जो भी चीज़ निकल रहा है तो दोनों इक्वल होता है। समझ में आ गया होगा, ज़्यादा नहीं समझना है, बस फिगर याद रख लो। मान लो, है ना, बीच में विलयन है, मान लो कोई भी, नीचे से ताप लग रहा है तो ताप स्थिर है। ठीक है, सिंपल। अगर आपको नोट चाहिए ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ऑल सब्जेक्ट, ध्यान से देखो, इस पे व्हाट्सएप कर दो, ऑल सब्जेक्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा और इससे बाहर एग्जाम में नहीं आता, टेंशन मत लो। इसी तरह से यही नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, चलो, विलय बराबर क्या होता है, अवाष्पशील, यहाँ पर लिख दिया पी बराबर पी ए, दोनों इक्वल है, मान लो पी या पी ए। ठीक है, चलो, उतना ज़्यादा टेंशन मत लो, बस इसे रट्टा मार लो, मैं तो बोलूँगा। गणितीय व्याख्या क्या होता है, माना किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब P तथा विलायक का वाष्प दाब Pa जो कि विलयन के अवाष्प दाब के बराबर होता है। जैसे P जो है Pa के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है XA के, जहाँ से Pa बराबर हमारे पास K इंटू ए आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट मान लो। बस इतना याद रख लो कि यहाँ पर हमारा समीकरण फर्स्ट आ चुका है, इसको पकड़ के रखना है। आगे जो भी चीज़ है इसे लिख दो कि जहाँ K एक समानुपाती है, यानी K का मतलब समानुपाती नियतांक है। शुद्ध विलायक के लिए XA बराबर 1 है, वह Pa जो है Pa नॉट A के बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो ये तो आपको ना कंडीशन लिखना होगा, आगे बताता हूँ। समीकरण फर्स्ट ले आपका सब चीज़ निकल जाएगा। तो ध्यान से देखो, समीकरण फर्स्ट से, है ना, ये हमारा चीज़ था।
समीकरण 1 का मान हम रख देंगे, तो पी ए बराबर पी, देखो यहाँ से हम सिंपल कर रहे हैं, ध्यान से देखना, ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे, ठीक ना, हम कुछ नहीं कर रहे, समीकरण 1 से मान हम लोग रख रहे हैं यार, ध्यान से देखो, यहाँ पी ए बराबर क्या था, के इंटू ए था पहला समीकरण में, तो पी ए हमारा जस्ट के जगह पे हमारा ए मान है ना, ध्यान से देखो, के का मान है, तो के की जगह पे केवल आ गया है, तो समीकरण 2 इसको बना दिया। यदि विलयन की उपस्थिति में विलय का मोल प्रभाज एक्स बी है तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, तो एक्स ए बराबर 1 माइनस के बी हो जाएगा, इधर उधर चला गया, ठीक है। तो समीकरण हम क्या एक्स ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे और फिर समीकरण 2 में मान रखने पर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये चीज़ निकल के आ जाएगा। तो ये सिंपल से कैलकुलेशन था जो कि आपको आता है, मुझे पता है, तो थोड़ा मोड़ा आप अपने से भी कर सकते हो, ठीक।